दोस्तों, आज मैं ट्रेमोर्स 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको उस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत मेक्सिको के एक ऑयल फील्ड से होती है, जहाँ एक वर्कर पाइपलाइन पर चढ़ा हुआ है, पर वो किसी चीज से डर कर भाग रहा था। तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से कोई क्रीचर उसकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर वर्कर ड्रम के ऊपर भागने लगता है, लेकिन क्रीचर उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ने के बाद उसे मार देता है। अगले सीन में नेवाडा के एक वैली को दिखाया जाता है, जहां अर्ल अपने छोटे से फार्म में शुतुरमुर्ग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर कार्लोस नाम का आदमी उससे मिलने आता है। इसके साथ में एक गिरेडी नाम का टैक्सी ड्राइवर था। फिर कार्लोस अपने बैग से एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकालता है, जिसमें अर्ल और उसके फ्रेंड मेकी के बारे में एक पुरानी न्यूज थी, जब दोनों ने जमीन के नीचे से अटैक करने वाले मॉन्स्टर क्रीचर को मारा था। कार्लोस उसे बताता है कि मुझे मेक्सिको के ऑयल फील्ड को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई अंडरग्राउंड क्रीचर वर्कर्स को मार रहा था। ये सुनते ही अर्ल समझ जाता है कि कार्लोस ग्राबॉइड्स के बारे में बात कर रहा है। कार्लोस कहता है कि उन क्रीचर्स की वजह से कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उन क्रीचर को मार सके। लेकिन अर्ल फिर से उन क्रीचर को देखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि कार्लोस मेकी के पास भी गया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर ग्रेडी अर्ल के पास आता है और बताता है कार्लोस क्रीचर को मारने के बदले 50,000 देगा, लेकिन अर्ल फिर भी मना कर देता है। इसके बाद ग्रेडी अर्ल को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ग्रेडी एक बार फिर से अर्ल को अप्रोच करता है और कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें जिस भी हथियार की जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल कार्लोस के काम के लिए रेडी हो जाता है और ग्रेडी अर्ल का पार्टनर बनने के लिए उसे इम्प्रेस कर लेता है। कुछ समय के बाद अर्ल ग्रेडी के साथ ऑयल ऑफिस पर आ जाता है, जहां कार्लोस दोनों को सबसे पहले इंजीनियर पीड्रो से मिलाता है। कार्लोस अर्ल को बताता है कि अगर तुम किसी क्रीचर को जिंदा पकड़ोगे तो उसके बदले 1 लाख मिलेगा। इसके बाद कार्लोस उसे सभी हथियार दिखाता है जिन हथियारों की उसने डिमांड की थी। तभी वहां पर केट नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की आती है और अर्ल उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। फिर कार्लोस उनको बताता है कि केट यहाँ की जियोलॉजिस्ट है। इसके बाद कार्लोस इनको बेस्ट ओम फ्लग बोलता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद केट का असिस्टेंट जूलियो भी वहां पर आ जाता है और केट बताती है कि वो इस एरिया में सीस्मोग्राफ लगाने गया था, जिसकी मदद से हमें ग्राबॉइड्स की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब रात में केट अर्ल को यहाँ की पूरी मैप समझाने लगती है। तभी ग्रेडी कुछ लोहे की चेन और की लेकर वहां पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्राबॉइड्स देखते नहीं बल्कि सुनते हैं। इसीलिए वो चेन को ट्रक के पीछे बांधने लगता है। इसके बाद जूलियो ट्रक में एक मॉनिटर सेट कर देता है, जिसमें इनको ग्राबॉइड्स की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अगले दिन ग्रेडी और अर्ल ग्राबॉइड हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। इनके ट्रक के पीछे लोहे की चेन लटकी होती है, जिसकी आवाज से एक ग्राबॉइड इनकी ओर आने लगता है। तब अर्ल ग्रेडी से तुरंत ही ट्रक को रोकने के लिए कहता है और एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी में एक्सप्लोजन लगाकर नीचे उतार देता है। फिर ग्राबॉइड जैसे ही उसकी आवाज को सेंस करता है तो वो एक्सप्लोजन के साथ गाड़ी को खा जाता है। इसके तुरंत बाद अर्ल एक्सप्लोजन ब्लास्ट करके उस क्रीचर को मार देता है। इस तरह दोनों एक एक करके बहुत सारे ग्राबॉइड्स को मारते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों लंच करने के लिए चट्टान पर रुकते हैं, लेकिन गलती से ग्रेडी रेडियो को जमीन पर छोड़ देता है। इसकी आवाज से क्रीचर उसे अंदर खींच लेता है। अगले दिन दोनों फिर से ग्रेबॉइड हंटिंग के लिए चले जाते हैं। इसके दौरान ग्रेडी का छाता उड़कर नीचे गिर जाता है। फिर ग्रेडी जैसे ही अपना छाता लेने के लिए जाता है, उसे अपनी रेडियो के बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे कल एक ग्रेबॉइड लेकर चला गया था। तभी अर्ल देखता है कि ग्राबॉइड ग्रेडी की तरफ आ रहा है और वो ग्रेडी को ऊपर आने के लिए कहता है। ग्राबॉइड ग्रेडी पर अटैक करता, लेकिन ग्रेडी बचकर तुरंत ट्रक पर चढ़ जाता है। तभी ग्राबॉइड इनके ट्रक के पीछे लटकी चेन को पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है। ये देख अर्ल ट्रक में ब्रेक लगाता है, लेकिन ग्राबॉइड की ताकत के सामने ब्रेक काम नहीं करती। तभी ग्रेडी देखता है कि उसके बिल्कुल सामने एक खाई है और चिल्लाने लगता है, लेकिन ग्राबॉइड अचानक से रुक जाता है और अर्ल भी ट्रक को पीछे जाने से बचा लेता है। लेकिन ग्राबॉइड फिर से इनके ट्रक को खींचने लगता है और इनकी ट्रक एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ जाती है। इसके बाद चेन ट्रक से अलग हो जाती है। तभी अर्ल का ध्यान मॉनिटर पर जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे ग्राबॉइड्स अब उनकी तरफ आने लगे हैं। अर्ल ट्रक लेकर तुरंत ऑफिस पर आ जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत पड़ने वाली थी। वापस आने के बाद अर्ल हेल्प के लिए बर्ट के पास कॉल करता है, जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था, जब वो उसे बताता है कि मैं अभी मैक्सिको में हूँ और ग्राबॉइड वाली सिचुएशन में फंसा हूँ
तभी बर्ट पिछले इवेंट इवेंट को याद करके डर जाता है। अगले सीन में अर्ल और सभी लोग केट के लैब में होते हैं, जहां केट और अर्ल ग्रेडी के लाए हुए फॉसिल को चेक करती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो फॉसिल डायनासोर से भी पहले का फॉर्म है। तभी ये लोग मॉनिटर पर किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन अर्ल देखता है कि यहाँ कोई ग्रेबॉइड नहीं बल्कि बर्ट का ट्रक आ रहा है। इतने समय के बाद अर्ल बर्ट से मिलकर खुश होता है और उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। बर्ट अपने ट्रक में बहुत सारे एक्सप्लोसिव और हथियार लेकर आया था, इसे वो ग्रेडी और अर्ल को दिखाता है। अगले दिन तीनों ग्रेबॉइड हंटिंग पर निकल जाते हैं, लेकिन बर्ट दूसरी साइड की ओर जाता है। बर्ट भी अर्ल का तरीका यूज करता है। फिर जैसे ही ग्रेबॉइड एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी को खाता है तो बर्ट एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करके उसके चिथड़े उड़ा देता है। दूसरी तरफ अर्ल मॉनिटर पर एक ग्रेबॉइड की लोकेशन को देखता है जो उनकी तरफ आने की बजाय वहां से दूर जा रहा था। ये चीज अर्ल और ग्रेडी को बहुत अजीब लगती है, इसीलिए दोनों ट्रक में उसे फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में ग्रेडी बहुत उतावला होने लगता है। तब अर्ल उसे समझाता है कि ग्रेबॉइड धीरे धीरे स्मार्ट होते हैं, इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये उनका कोई प्लान भी हो सकता है। तभी अचानक से ग्रेबॉइड इनके ट्रक के सामने आ जाता है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं और खुद को बचाने के दौरान ट्रक चट्टान से नीचे आकर फंस जाती है। इसके बाद दोनों ग्रेबॉइड को देखने जाते हैं और वो अभी भी वहां पर होता है। इसके बाद ग्रेडी एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी उसके पास भेजता है, लेकिन ग्रेबॉइड उसे नहीं खाता। इस बीच ग्रेडी उसके बिल्कुल नजदीक चला जाता है, लेकिन ग्रेबॉइड अटैक भी नहीं करता। ग्रेबॉइड के इस बिहेवियर से अर्ल कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि ग्रेबॉइड ना तो वहां से भाग रहा था और ना ही इन पर अटैक कर रहा था। तब ग्रेडी ग्रेबॉइड को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है क्योंकि इसके लिए उनको ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। फिर अर्ल केट से कांटेक्ट करता है और वहां पर ट्रक भेजने के लिए बोलता है। अब दोनों वहीं पर पेंड्रो के आने का इंतजार करने लगते हैं और रात हो जाती है। तभी अचानक से ग्रेबॉइड जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। इस बात से दोनों घबरा जाते हैं और ग्रेबॉइड को देखने के लिए जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ग्रेबॉइड मर गया है और उसका अंदर वाला हिस्सा पूरी तरह खाली हो चुका है। ग्रेडी सोचता है कि किसी चीज ने उसे खाया होगा। तब अर्ल उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है क्योंकि शायद इसके अंदर से कोई चीज बाहर आई है और वो इससे ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। इसके बाद अर्ल केट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब रेडियो काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से दोनों को एक और ग्रेबॉइड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसी समय इनको पेड्रो नजर आता है जो इनके लिए ट्रक लेकर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से ट्रक रुक जाता है और काफी समय इंतजार करने के बाद भी ट्रक वहीं पर रुका रहता है। तब ये देख दोनों अपना जरूरी सामान लेकर वहां जाते हैं। फिर दोनों देखते हैं कि किसी ने उस ट्रक के इंजन को तोड़ दिया है। इसके बाद दोनों पेड्रो को खोजने लगते हैं। तभी ग्रेडी को पेड्रो का हाथ नजर आता है, लेकिन वहां पेड्रो की बॉडी नहीं होती, केवल उसका कटा हुआ हाथ लटका होता है। अर्ल समझ जाता है कि ग्रेबॉइड ने इनके साथ कोई दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो ग्रेडी को केयरफुल हो जाने के लिए कहता है। तभी अर्ल को रेडियो टावर नजर आता है और दोनों उसकी तरह भागना शुरू कर देते हैं ताकि अर्ल वहां से किसी के पास हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सके। कुछ देर बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस रेडियो टावर को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख ग्रेडी गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर इनको एक कार नजर आती है और दोनों उसमें भागने का डिसाइड करते हैं। तभी इनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और दोनों गन लेकर अलर्ट हो जाते हैं। फिर इनके सामने एक नया और अजीब क्रीचर आ जाता है जिसका मुंह बिल्कुल ग्रेबॉइड के जैसा ही था। उसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं और अर्ल भी नहीं समझ पाता कि वो क्या है, जबकि असल में वो ग्रेबॉइड का बदला हुआ एक नया रूप था। ये देख दोनों उस पर फायरिंग करने लगती है और वो क्रीचर मारा जाता है। जब अर्ल उसके पास जाता है तो नोटिस करता है कि ग्रेबॉइड के जैसे इनके पास भी आंख मौजूद नहीं है। तभी वहां उसके जैसे और भी क्रीचर आने लगते हैं, इसीलिए दोनों कार लेने के बाद तुरंत वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बर्ट कहीं पर खो गया था, इसीलिए वो मैप देखने लगता है। तभी नए वाले क्रीचर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ से सीन कट हो जाता है और केट को दिखाया जाता है जो किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाने की वजह से परेशान है। तभी जूलियो विंडो पर आ जाता है और केट उसे सब कुछ बताने लगती है। उसी समय क्रीचर वहां आकर जूलियो को खाने लगता है। तब केट जूलियो को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर जूलियो को खा जाता है और ये देख केट बहुत ही डर जाती है। उसी समय ग्रेडी और अर्ल वहां पहुंच जाते हैं और बाहर मौजूद क्रीचर को मार डालते हैं। जब केट को पता चलता है कि पेड्रो भी मर चुका है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन बर्ट भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचता और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए अर्ल उसे खोजने जाने वाला होता है।
फिर ये लोग देखते हैं कि क्रीचर ने इनकी आखिरी कार का इंजन भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद अर्ल उसको शूट करके मार देता है। कुछ समय के बाद बर्ट भी अपना ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है, जिसके पूरे ट्रक और बॉडी में क्रीचर का ब्लड लगा होता है। बर्ट इनसे नाराज होता है क्योंकि इन लोगों ने इस सिचुएशन के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तब अर्ल उसे समझाता है कि कोई भी रेडियो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो बताता है कि कैसे उसने सभी क्रीचर का सामना किया। फिर लास्ट में वो इनको एक क्रीचर को दिखाता है जिसे उसने जिंदा पकड़ा था। इसके बाद ये लोग उस क्रीचर को अंदर ले आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक क्रीचर ट्रक के नीचे छुपकर वहां आ गया है। दूसरी तरफ पकड़ा गया क्रीचर केस में बंद होता है। फिर बर्ट उसके सामने एक झाड़ू लाता है और आवाज भी करता है, लेकिन क्रीचर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद बर्ट जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है तो क्रीचर अग्रेसिव हो जाता है। तब इनको पता चल जाता है कि ये क्रीचर ना तो देख रहा है और ना ही सुन रहा है, बल्कि ये अपने ऊपर लगे रिसेप्टर से बॉडी हीट को सेंस कर रहा है और उनको अपना भोजन बना रहा है। इसके बाद ग्रेडी क्रीचर के सामने कुछ फूड फेंकता है और क्रीचर उसे खाने लगता है। ये देख सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि फूड गर्म नहीं था, फिर भी क्रीचर उसे खा गया। फिर अचानक से एक क्रीचर वॉमिटिंग करने लगता है और उसके अंदर से एक बेबी बाहर आ जाता है, जिसके बाद केट इनको समझाती है कि पर्याप्त भोजन मिलने के बाद ये इसी तरह से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। उसी समय एक क्रीचर अंदर आने वाला होता है, लेकिन अर्ल हथौड़े से अटैक करके उसे भगा देता है। तभी उसकी नजर अंदर जाती है, जहां बहुत से क्रीचर अंदर रखे फूड को खा रहे होते हैं। ये पता चलते ही सभी लोग वहां से बाहर भागते हैं, लेकिन वहां भी क्रीचर्स होते हैं। इसके बाद ग्रेडी एक वेयरहाउस देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन केट उसे मना कर रही होती है। फिर सभी जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सामने वाली दीवार के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। फिर बर्ट नोटिस करता है कि दीवार के पीछे आते ही क्रीचर ने इनको फॉलो करना बंद कर दिया। तब ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और दरवाजे के पीछे छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। केट बताती है कि स्टोरेज टैंक के पास जूलियो की कार है। फिर ये लोग उस तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक क्रीचर होता है, इसलिए इनको फिर से छुपना पड़ता है। इसके बाद अर्ल अपने पास रखे एक पावरफुल गन को निकालता है और एक क्रीचर को शूट करके मार देता है। फिर ये लोग जूलियो की कार के पास जाते हैं, लेकिन अफसोस बर्ट की बुलेट से जूलियो की कार भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर ये लोग वहां से दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे क्रीचर होते हैं। इसके बाद अर्ल और केट वेयरहाउस में छुप जाते हैं और ग्रेडी एक ऑयल टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन बर्ट को एक बुलडोजर बकेट में छुपना पड़ता है। अब वेयरहाउस में क्रीचर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद अर्ल एक प्लान बनाता है। वो एक कपड़े को गर्म पानी में भिगोता है और उसे बाहर लटका देता है। फिर क्रीचर जैसे ही हीट सेंस करते हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। इसके बाद केट और अर्ल भी ऑयल टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बियर्ट अभी भी क्रीचर के बीच बुलडोजर बकेट में फंसा हुआ था। बर्ट को लगता है कि अर्ल ने यहाँ की सिचुएशन के बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं की थी। तभी इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इसके बाद केट दोनों को शांत कराती है। इन लोगों ने पिछली रात से कार्लोस को कोई अपडेट नहीं दिया था, इसीलिए इन्हें लगता है कि कार्लोस यहाँ किसी को जरूर भेजेगा। फिर सब अपनी अपनी जगह पर वेट करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान अर्ल और केट एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि क्रीचर स्मार्ट हो गए हैं और एक दूसरे पर चढ़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बर्ट जैसे ही देखता है कि क्रीचर ऊपर पहुंचने वाले हैं तो वो तुरंत उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वेयरहाउस की तरफ भागने लगता है। केट और ग्रेडी को समझ में नहीं आता कि बर्ट क्या कर रहा है, लेकिन अर्ल समझ जाता है कि उसके पास जरूर कोई प्लान है। बर्ट वेयरहाउस में घुसने के बाद दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है और सभी क्रीचर को उसके अंदर बंद कर देता है, लेकिन फिर इनको रियलाइज होता है कि वेयरहाउस में बहुत सारा खाना है, इसे खाकर क्रीचर अपने जैसे बहुत सारे क्रीचर प्रोड्यूस कर लेंगे। तभी अर्ल को कार्बन डाइऑक्साइड से भरा गैस कंटेनर नजर आता है। फिर वो अपनी पूरी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड में छुपा लेता है, क्योंकि ऐसा करने से क्रीचर उसकी बॉडी हीट को सेंस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अर्ल क्रीचर के बीच में चला जाता है और क्रीचर को उसकी बॉडी हीट पता नहीं चलती। अब अर्ल बम लेने के लिए ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी मेल्ट होने लगती है और क्रीचर्स को उसके बारे में पता चल जाता है। तब अर्ल जल्दी से एक बम लेता है और उसमें टाइमर लगाने के बाद वहीं पर रख देता है। अब क्रीचर अर्ल को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ग्रेडी और केट रस्सी की मदद से उसे बाहर खींच लेते हैं। फिर अर्ल इनको एक बम के बारे में बताता है और सभी लोग भागने लगते हैं। वेयरहाउस के अंदर अर्ल के ट्रक में बहुत सारा एक्सप्लोसिव था, इसलिए बर्ट इनको दूर लेकर जाता है। अब क्रीचर भी बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरा वेयरहाउस ब्लास्ट हो जाता है और सभी क्रीचर के चीथड़े उड़ जाते हैं।
लास्ट में अर्ल और केट रोमांटिक मूड में एक दूसरे से बातें करते हैं और ग्रेडी इस काम के बदले मिलने वाले पैसे से अपना एक मॉन्स्टर थीम पार्क खोलने का डिसाइड करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।